नमस्कार दर्शकों, महिला शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का आज का विषय है स्वरोजगार की ओर अग्रसर महिलाएं। इस विषय पर आज हम हमारे मेहमान से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भारत सरकार के जन शिक्षण संस्थान समाज के निरक्षर, निम्न शिक्षित और स्कूल छोड़ चुके युवाओं, खासकर महिलाओं को किस प्रकार प्रशिक्षण देते हैं और कौशल विकास के अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और आजीविका के साधन अर्जित कर सकें। स्वरोजगार की ओर महिलाओं के बढ़ते कदम विषय पर जन शिक्षण संस्थान की भूमिका पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद है जन शिक्षण संस्थान चमोली की निदेशक गीतांजलि दत्ता जी। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। मैम, जन शिक्षण संस्थान की बात आज हम करेंगे, किस तरह से संस्थान कार्य करता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जन शिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, क्योंकि जन शिक्षण संस्थान बहुत समय पहले श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था और जिसका मेन उद्देश्य था कि एनजीओ के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से जितने भी कामगार लोग हैं या अन्य लोग हैं उनको इस मेन स्ट्रीम से जोड़ के उनके हुनर को निखार के उनके साथ काम किया जाए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो इसका नाम बदलकर जन शिक्षण संस्थान किया गया। ओके जी। और ये पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 308 के करीब हमारे जन शिक्षण संस्थान इस वक्त गतिमान है। अच्छा, इस वक्त अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कितने जन शिक्षण संस्थान? उत्तराखंड में हमारे पूरे कुछ 2-1 जिलों को छोड़ के बाकी सभी जगह पे जन शिक्षण संस्थान कार्य कर रहा है, जिसमें से चमोली, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो चमोली में ये कार्य चल रहा है। हाँ जी मैम, जन शिक्षण संस्थान कैसे संचालित होते हैं, कैसे कार्य करते हैं? जन शिक्षण संस्थान MSDE, हाँ जी, कौशल विकास उद्यमिता विकास मिनिस्ट्री है जो, उनके द्वारा ये संचालित किए जाते हैं और इनका जो पूरा जो योजना होती है 100% गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जाता है। ओके मैम, अगर विभिन्न कार्यक्रमों में अगर हम जो लोग आवेदन करना चाहते हैं जन शिक्षण संस्थान के लिए, उसके लिए पात्रता मापदंड क्या है, यानी कि योग्यता क्या है? हाँ। और क्या शुल्क चार्ज किया जाता है? हाँ, इसमें जो पात्रता है उसमें आपके 18 से 45 साल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़का है, महिलाएं हैं, कोई भी हैं जो भी इसमें आना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनका एज का माध्यम ये रहता है। दूसरा जो रहता है कि आपका OBC है, SC ST है, इनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है और नाम मात्र फीस थोड़ा जनरल के साथ लिया जाता है, लेकिन यदि वो BPL उसमें श्रेणी में आते हैं तो उनसे नहीं लिया जाता है। तो ज़्यादातर ये निःशुल्क प्रशिक्षण होता है, परंतु जनरल से थोड़ा बहुत लिया जाता है। अच्छा, जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत नॉमिनल होता है कि मतलब जो आम वर्ग के लोग हैं वो इजीली उसको अफोर्ड कर पाए। अच्छा मैम, अगर जन शिक्षण संस्थान की बात करें तो क्या क्या कौशल विकास के कार्यक्रम, किस तरह के कार्यक्रम संचालित करता है विभाग? इसमें एक बहुत बड़ी इसकी एक लिस्ट है, जिसमें ब्यूटी का है आपका, इसके साथ साथ आपका है जूट का है, आपका बुनाई है, आपका सिलाई है, आपका जूस बनाने का है, आपका अचार है, आपके अन्य जैसे और भी कार्यक्रम है। मतलब जो बेसिक जो है, जो जिसमें महिलाएं जुड़ सकती हैं, युवा जुड़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से क्या ये भी होता है, जैसे आप चमोली से हैं तो वहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे वहाँ के रोजगार जो खास हैं, जो उद्यम, क्या उनको भी सम्मिलित किया जाता है इसमें? हाँ, इसमें जो मेन जो पहले तो जो JSS का मेन मुद्दा जो रहता है वो रहता है कि जो जहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हाँ, जो चीज़ों को लेके वहाँ के लोग अपना कार्य कर रहे हैं, पहले उनको चुना जाता है। जैसे कालीन बुनाई है और भी उनके कार्यक्रम हैं। दूसरा मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ प्रोग्रामों को तय किया जाता है, हाँ, उन प्रोग्रामों के साथ उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है। इसमें कंप्यूटर कोर्स भी आपके आते हैं, आपका कन्याओं के लिए आपका ब्यूटिशियन का कोर्स आता है जिसमें नेल पेंट है, हाँ, हेयर का है आपका, और मैनिक्योर पेडिक्योर, ये हाँ, अलग अलग इसके ग्रेड होते हैं। अच्छा। सब कोर्सेस होते हैं। अच्छा। सिलाई में आपका ट्रेडिशनल भी आता है, उसके साथ साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग का होता है। ये आपके अलग अलग आपके ट्रेड होते हैं। साथ ही साथ आपका कालीन का होता है, कालीन में आपका कालीन के साथ जोड़ा जाता है, आपके साथ बुनाई का होता है क्योंकि बुनाई का बहुत महत्व है, ठंडा इलाका है। इसके साथ साथ वहाँ पे आपके प्लम्बर, आपके ऑटोमोबाइल, आपका ड्राइविंग का, आपका और भी जितने भी वहाँ पे स्किल जो कार्यक्रम होते हैं, हॉस्पिटैलिटी, आपके होटल के जो कार्यक्रम हैं उसके साथ भी उनको जोड़ा जाता है। इन सभी कार्यक्रमों के साथ उन बच्चों को
इनमें जोड़ा जाता है। अच्छा, उनको और प्रशिक्षण दिया जाता है। मैम, नए ट्रेड्स की बात करें, जैसे आपने हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताया है ना, आजकल ये काफ़ी कॉमन है, युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ हो, है ना, IT सेक्टर हो, क्या इनमें भी जन शिक्षण संस्थान प्रशिक्षण देता है? बिल्कुल, कंप्यूटर्स में आपका बेसिक भी होता है, 6 मंथ कोर्स भी होते हैं, और जो भी एडवांस कोर्स है उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से, जैसे आजकल वहाँ पे गवर्नमेंट के ज़्यादातर आपका होम स्टे बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको फोकस में इसको लाया जा रहा है। तो उसमें आपके लिए जो बच्चे हैं, अब उसमें भी अपने ही क्षेत्र में रहते हुए, अपने घरों में रहते हुए, अपने ट्रेडिशनल घरों में रहते हुए इन कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं, जो कि पलायन को रोकने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो ये इसमें माध्यम से इनको जोड़ा जाता है। ड्राइविंग का भी है। ड्राइविंग में क्योंकि सभी लोग, जो हमारा एरिया है वो आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, ये रूट है। तो बाहर से जितने भी यात्री आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। यदि वो लोग बच्चे सीख के रहते हैं तो वो अपने ही क्षेत्र में रोजगार अपना कर सकते हैं। इसमें जब रोजगार लेने के बाद बच्चे को, क्योंकि आपको ऋण लेने की भी सुविधा है, तो बच्चा ऋण भी ले सकता है। तो ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ओके। और मैम, अगर स्वरोजगार की ओर अगर हम बात करें, महिलाओं के में जो परिवर्तन आजकल देखने को मिल रहा है, महिलाएं काफ़ी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसमें जन शिक्षण संस्थान किस तरह की भूमिका निभाता है और किस तरह से इन चीज़ों को देखता है, महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति जो जागरूकता आई है? अब जो ये एक विषय सबसे अच्छा विषय है, इसमें जो सबसे अच्छा पार्ट जाता है वो ये जाता है कि महिलाएं इसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार महिला होती है 8th पास है, 5th पास है, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद वो दूसरे घर चली जाती हैं, आसपास उनकी शादी हो जाती है। तो जो हमारे जन शिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य होता है, ऐसी महिलाएं जो काम सीखना चाहती हैं, अपने कौशल का विकास करना चाहती हैं, उन लोगों को डोर टू डोर जाके, हमारे जो लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, हम लोग हैं, डोर टू डोर जाके उन लोगों से एक मीटिंग की जाती है, उनसे पूछा जाता है और उनको उन्हीं के जगह पर, वहाँ से उन्हें दूर नहीं जाना होता, उन्हीं की जगह पे, उन्हीं के स्थान में, और वहीं का रिसोर्स पर्सन, वहीं के जो महिला है जो इस कार्य को जानती है, जो भी कार्य वहाँ पे लिया जा रहा है, वहीं के रिसोर्स पर्सन के साथ उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं की जगह पे उनका एक टाइमिंग होता है। वो चाहे टाइमिंग सुबह का हो, चाहे शाम का हो, चाहे रात का हो, जो वो तय करती हैं, उन्हीं टाइमिंग के साथ उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और वो महिलाएं, कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाएं पढ़ी नहीं होती हैं, वो सोचती है मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा बहुत मैं काम कर सकती, अपने घर के लिए काम कर पाऊँ, अपने लिए काम कर पाऊँ। तो ऐसे में हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं कि आप यदि इस प्रशिक्षण केंद्र में आती हैं, आप सीखती हैं, तो अपने लिए कुछ कर सकती हैं, आत्मनिर्भर हो सकती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि मेहंदी का डिज़ाइनिंग करना, तो ये भी हमारे उसमें प्रशिक्षण में, ब्यूटी के अंतर्गत हमारा मेहंदी प्रशिक्षण है। तो वो मेहंदी प्रशिक्षण तो कर ही सकती हैं, उसमें कुछ लिखने पढ़ने का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। तो प्रशिक्षण लेके वो, तो सब शादी का टाइम आता है, सीजन का जब चलता है, शादी है, आजकल हरियाली तीज का काम चल रहा है, हरियाली चल रही है, आजकल करवा चौथ है, तो इस टाइम पे वो जो महिला है, तो उसके पास एक छोटी सी एक आशा होती है कि मैं भी, अगर जो मैं अच्छा जानकारी ले लूंगी इसकी, तो मैं भी कुछ अच्छी स्किल है तो उसको डेवलप करने में आप लोग मदद करते हैं। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लेके हम लोग उनका प्रशिक्षण में ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, ये एक बात आपने बड़ी प्यारी बताई कि जो लोग नहीं जानकारी है या जो लोग निरक्षर है, बिल्कुल जो महिलाएं, उनको आप लोग काउंसलिंग भी करते हैं, काउंसिल भी करते हैं कि आप लोग आए जुड़े कार्यक्रम के साथ। तो क्या काउंसलिंग का जो माध्यम है मैम, ये आप ही लोग करते हैं या स्थानीय लोगों को भी इसमें सम्मिलित करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि गाँव, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ब्लॉक स्तर पे जो लोकल लोग हैं, वो उनकी बातें काफ़ी सुनी जाती हैं, है ना, समझी जाती हैं। क्या उनको भी आप सम्मिलित करते हैं काउंसलिंग वाले सेशन? ये बिल्कुल हम लोग उनको भी शामिल करते हैं, जैसे वहाँ के प्रधान हैं, MLA हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सारी योजनाएं ना गवर्नमेंट की तरफ से भी होती हैं, जो उन तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो एक ये वक्त ऐसा होता है कि जब विधायक भी आ जाए, चाहे वहाँ पे पार्षद हैं या ग्राम प्रधान हैं, ये लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके माध्यम से हम उन लोगों तक पहले तो पहुँचते हैं कि ये महिला या ये पुरुष या ये बच्चा सीखना चाहते हैं। फिर जब वो लोग भी उनके साथ बैठते हैं तो उनको एक हौसला मिलता है। कई बार क्या होता है कि मैं सीखना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर का ऐसा माहौल है कि मैं नहीं सीख पा रही हूँ, तो उस वक्त में पूरा एक प्रेशर होता है। तो जब, और दूसरा एग्जाम्पल कि पहले कहीं और क्षेत्र में काम चल रहा है, तो इस क्षेत्र में भी ये काम चलेगा, या आप सीखेंगे, अब इसमें आप ट्रेनिंग लेंगे, तो एक जो पारदर्शिता आती है
कि जब आप इसको देखेंगे, आप सीखेंगे, तो जब वहाँ का एक बच्चा सीख सकता है तो हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? क्योंकि अब आपके बच्चे भी बड़े हैं या आपके बच्चे छोटे भी हैं तो वो स्कूल जा रहे हैं, तो जब जितनी देर वो स्कूल गए हैं आप आके सेंटर में प्रशिक्षण ले लीजिए। प्रशिक्षण लेने के बाद अपना आप कुछ भी काम कर सकते हैं। दूसरा, हम उन्हें ये भी समझा पाते हैं कि आपका ये प्रशिक्षण आपको घर पे ही दिया जा रहा है, आपके आसपास ही दिया जा रहा है, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसमें भी फिर वो लोग भी जब साथ में बैठते हैं तो एक प्रेशर पड़ता है, समाज का भी प्रेशर पड़ता है। तो कई बार जब घर के लोग मना कर रहे होते हैं तो उनको भी लगता है ठीक है, महिला अपना काम करने के बाद, निपटाने के बाद जाके प्रशिक्षण मतलब और चीजें इफेक्टेड नहीं हो रही है ना, परिवार को भी देख रही है और प्रशिक्षण जानवरों को भी देख रही है, घास भी ला रही है, उसके बाद अपना जाके प्रशिक्षण भी ले रही है। मैम, लक्ष्य जो होता है, क्या आधारित लक्ष्य होता है आप लोगों का कि इतने लोगों को हमें प्रशिक्षण देना है, या कम हो या ज़्यादा हो, रेशियो कैसे रहता है? इसमें हमारे जो पूरे कोर्स होते हैं उसमें 1800 बच्चों को हमें साल भर में प्रशिक्षण देना होता है। दूसरा ये होता है कि इसमें वो बच्चे जैसे आज पिछले साल कोर्स करके गए हैं कोई भी कोर्स, वो बच्चे दोबारा से एंट्रेंस नहीं लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो एक मिनिस्ट्री का एक क्राइटेरिया है, वो बच्चे दोबारा से एनरोल नहीं होते हैं। और तीसरा जो ये होता है कि जो लड़कियाँ जैसे ड्रॉप आउट हैं, बच्चे ड्रॉप आउट हैं और पढ़े नहीं हैं, तो उन बच्चों को भी हम लोग इसमें लेते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कभी भी कि किसी के अंदर एक कौशल नहीं है, सबके अंदर एक कौशल है। उस कौशल को निकाल कर तराशना जन शिक्षण संस्थान का काम है, उनको तैयार करना, ताकि जब ये कौशल तैयार हो जाएगा तो ये दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनेगा, उदाहरण बनेगा, और खुद के लिए तो उसके लिए आत्मनिर्भरता की जो बात आप कर ही रहे हैं, स्वरोजगार की तरफ एक पहला कदम हो सकता है। जैसे हमारी महिलाएं हैं, यदि लड़की है तो लड़की शादी के बाद दूसरी जगह जाएगी, तो एक प्रशिक्षण का वो शादी के बाद उसके दूसरी जगह पे चला गया, तो ये यानी यहाँ से शुरुआत हुई और उसके ससुराल तक पहुँचेगी। और पहली बात तो ये कि मोस्टली जन शिक्षण संस्थान का मेन जो मकसद है कि गांव में रह के अपने ही स्थान पे प्रशिक्षण लें और अपने ही यहाँ इस कार्य को शुरू करें, स्वरोजगार की शुरुआत करें, ताकि पहाड़ों में होने वाले पलायन में कुछ हद तक रुकावट कमी आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया उद्देश्य है मैम ये। मैम ये बताएं कि जो स्वरोजगार जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं आपके यहाँ से, आप लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आप लोग चलाते हैं, उसके बाद अगर कोई महिला या कोई युवा अपना उद्यम है ना, अपना स्वरोजगार करना चाहे, तो क्या जन शिक्षण संस्थान उसमें किसी तरह की मदद करता है? हमारा जो जन शिक्षण संस्थान का मेन मकसद है उनको प्रशिक्षण देना, लेकिन यदि कोई करना चाहता है, उसे कहीं से लोन चाहिए, तो हमारे जिला उद्योग हैं या कहीं और भी जो कार्यक्रम, जो भारत सरकार की तरफ से जितने भी कार्यक्रम गरीब वर्ग के लिए या एक समाज के लिए दिए गए हैं, जैसे उनके ऋण की योजनाएं हैं या उनके लिए जैसे होम स्टे की बात हो रही है, तो हम लोग उनको लोगों के साथ जाकर उन लोगों का उस मेन स्ट्रीम में उनकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, आजीविका के माध्यम से उन लोगों को रजिस्टर्ड किया जाता है, एसएचजी के माध्यम से उन लोगों को रजिस्टर्ड किया जाता है। क्योंकि सिर्फ प्रशिक्षण देना ही नहीं, जितने भी कंपोनेंट सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उस मेन धारा में, मुख्य धारा में भी उनको जोड़ा जाता है। क्योंकि सिर्फ उनको प्रशिक्षण देने के बाद अब क्या करें? हाँ, तो जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो यही है, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं रोजगार के प्रति उस प्रशिक्षण के दौरान उनको बताई जाती है, और ताकि वो उसको जानकारी उसके पास लें और उसके बाद जाकर वो अपने अन्य क्षेत्र में अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये भी उनके साथ प्रशिक्षण के दौरान ये मुख्य धारा से भी उनको जोड़ा। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ये जान के अच्छा लगेगा, सिर्फ आपको प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता, उसके बाद के क्या स्टेप्स हैं, आप कैसे अपने आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, उसके लिए भी जन शिक्षण संस्थान पूरी तरह से सहयोग करता है सरकार की योजनाओं के जरिए। बात करें सरकार की जो खास तौर से महिलाओं के लिए जो खास योजनाएं हैं, है ना, उनको किस तरह से जन शिक्षण संस्थान महिलाओं तक पहुंचाता है और उनको उनमें सम्मिलित करता है, और कौन कौन सी योजनाएं हैं महिलाओं की लिए जो सरकार चला रही है? महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि पहले महिलाओं को उसमें लिया जाता है कि चाहे कुछ भी हो, महिला घर के कामों के साथ साथ इस काम को भी संभालती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक
रुकावट सी आ जाती है, अवरोध पैदा होता है कि वो क्या कर सकती हैं। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं महिलाओं से जुड़ी हुई, चाहे उसमें उनका प्रशिक्षण है, उनका आजीविका का है, आजीविका में है NRLM की योजनाएं हैं जिसमें के माध्यम से वो पहले प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, फिर उनको बाद में उन्हीं महिलाओं को एक स्थान पे लोन देकर उनका जो व्यवसाय है वो स्टैब्लिश किया जाता है। तो उन चीज़ों को भी उनके बारे में बताया जाता है, क्योंकि मुख्य मेन मकसद हमारा कौशल विकास है। तो कौशल विकास का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है उनको व्यवसाय से जोड़ना। लेकिन जो तीसरा स्टेप है, यदि महिला अपना कौशल को निखारने के बाद अपना व्यवसाय शुरू करती है, अगर जो वो ब्यूटिशियन कोर्स कर रही है, सिलाई कढ़ाई कर रही है, तो उसके पास एक अपना दायरा है कि वो अपने काम को बढ़ा सकती है। लेकिन जिन महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई करने के बाद अपना कुछ काम शुरू किया है, कुछ ड्रेस डिजाइनिंग करी है या जूट का कुछ काम कर रही है, बैग्स बना रही हैं, तो उनको बेचना जी, तो अब वो सेल कैसे करेंगे? तो जब हाट वगैरह लगते हैं, तो जब हाट होते हैं, मेले होते हैं या छोटे छोटे कार्यक्रम गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद यही होता है कि अब आपने रोजगार की शुरुआत तो कराई है, लेकिन जब अब उस रोजगार के लिए व्यवसाय के स्तर पे उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना, मार्केट उपलब्ध करवाना। तो उस वक्त में जितने भी हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उन लोगों को हम लोग उनके पास जो तैयार माल होता है उन लोगों को हाट में रखवाया जाता है। जैसे गोचर मेला है, आपका चमोली में मेला लगते हैं, अभी सर्दियों में आपके मेले लगेंगे, गैरसैंण में आपके प्रोग्राम्स होते हैं। तो उन जगहों पे जो उसी एरिया की महिलाएं हैं, उसी एरिया के लोग हैं, उनको उसी जगह पे एक छोटे छोटे स्टॉल उपलब्ध कराते हैं। स्टॉल में वो लोग अपना सामान लेके आते हैं। और ये ज़्यादातर जो सीजनली होते हैं उसमें उन्हें बहुत बेनिफिट होता है। अभी सर्दियों में आपका बुरांस है, चूलू है, एप्पल है, इसका जैम जेली चटनी बनती है। वो लोग उस टाइम पे, आजकल बद्रीनाथ में इतने ज़्यादा आपके लोग आ रहे हैं, तो ये लोग उसको खरीद लेते हैं। तो इनके छोटे छोटे अपने अपने काम चलते हैं। लेकिन हाट में फ़ायदा ये होता है कि एक बड़े लेवल पर इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ पे मंत्री भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, और लोग भी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं। तो एक तो हो जाता है कि दूसरा देख के बोलता है कि हम लोग भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड, उनका जब माल बिकता है और वो अच्छा क्वालिटी का होता है और उनको डिमांड आती है, तो वो भी एक उनके लिए अच्छी प्रोत्साहित होते हैं। तो उनको हाट वगैरह में उनको एक्सपोजर दिया जाता है। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया मैम। मैम, स्थानीय उद्योग जो होते हैं, हर जगह की अपनी खासियत होती है, कुछ बढ़िया चीज काम होता है। क्या स्थानीय उद्योगों या संस्थाओं के साथ जुड़कर भी GSS कार्य करता है? बिल्कुल मैम, क्योंकि जन शिक्षण संस्थान अगर जो सरकार की योजनाएं, स्थानीय उत्पाद और उनके अपना हुनर के साथ मिलकर ही ये चल पाएगा। अगर जो हम लोग उससे अलग हटके देखें तो ये अलग हटके नहीं है। सिर्फ जन शिक्षण संस्थान का, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेन मकसद है जो उनके अंदर का हुनर है उसे बाहर निकालना और उसे तराशना। बाकी का जो कार्य है उनको एक्सपोजर के माध्यम से उनको दिया जाता है। तो प्रशिक्षण वो हमारे अपने सेंटरों में प्राप्त करते हैं, और प्रशिक्षण के लिए भी जो रिसोर्स पर्सन होते हैं वो जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे ट्रेनिंग लिए हुए लोग होते हैं। और उनके बाद भी उनको TOT यानी ट्रेनिंग्स ऑफ ट्रेनर्स वो भी उनको प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि हर बार क्या होता है नया सिस्टम आ जाता है। आप कंप्यूटर में देख लीजिए कितना सारा कुछ चेंज होता रहता है, मोबाइल्स में देख लीजिए मोबाइल को समय समय पे अपडेट मांगता है, वैसे ही हमारे जो प्रशिक्षार्थी हैं वो भी अपडेट मांगते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारे प्रशिक्षण कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिसमें ट्रेनर की भी और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग मस्ट होती है, उनको करनी ही होती है। जिसको वो कवर करते हैं तो और भी वो अच्छे से अपने बच्चों को जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स में आ रखे हैं उन्हें ट्रेनिंग दे सकें। स्थानीय उद्योगों के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कैसे जुड़ते हैं JSS जन शिक्षण संस्थान? और अगर बात करें आपके अनुभव की, आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है और अभी भी आप कार्यरत हैं, मैम बताएं कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी आपने अनुभव देखा हो जिस संस्थान के साथ जुड़ के आप लोगों ने काम किया और वो बहुत बढ़िया निकला हो? जैसे स्थानीय उत्पादों की यदि हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक पहाड़ी फूड करके एक कार्य कर रहे थे लोग, पहाड़ी फूड करके। तो उन लोगों के साथ उन्हीं लोगों को प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने प्रोवाइड किया। तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये निकल कर आया कि जितना भी उत्पाद महिलाएं सीख रही थी वो सारा का सारा उन लोगों ने अपने पास रखा।
तो उसके बाद जब उन्हें ज़रूरत होती है इस काम में लोगों की, महिलाओं की, मोस्टली महिलाओं की, क्योंकि देखिए ज़्यादातर मैं बोलूँगी महिलाएं ही इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बच्चे अपना दूसरे कैटेगरी से कहीं बाहर निकल के सीखने चल जाते हैं, लेकिन महिलाएं बेसिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होती है प्रशिक्षण के उसमें। तो उन लोगों को फिर वो काम देते हैं। हाँ जी। तो उन लोगों को जब काम देते हैं तो वो सीखे हुए होते हैं, सीखने के बाद उनको भी अच्छा काम मिल जाता है और उनका जो उत्पाद होता है वो भी बेहतर क्वालिटी का बनता है। तो वही लोग लेके उनसे उत्पाद उसको बेचते हैं। तो उन लोगों को, महिलाओं को वहाँ से रोजगार भी मिला और प्रशिक्षण भी मिला। तो हमारा काम था प्रशिक्षण दिलवाना। हाँ जी। और उनका काम है उन्हीं महिलाओं को वापस लेके अपने उत्पाद को बढ़ाना। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है कि उन लोगों को वो फायदा भी हो रहा था, प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है और महिलाओं को स्वरोजगार भी मिला। तो जो अब आगे उन्हें पता है कि नेक्स्ट टाइम जब ये सीजन आएगा तो हम लोगों को यहाँ पर आके अपना काम कर सकते हैं। और ऐसा भी होता होगा ना मैम, जैसे महिलाएं देख देख के, सपोज जैसे आप आगे बढ़ रही हैं तो मैंने आपको देखा तो मैं भी आगे बढ़ूंगी। तो ऐसा होता है कि महिलाएं आती हैं, बढ़ चढ़ के आगे आती हैं। हाँ मैम, जब आपने जैसे काउंसलिंग की बात जहाँ पर करी थी, तो वहाँ काउंसलिंग के उसमें ये होता है, शुरू में तो कहते हैं अरे हम नहीं आएंगे, कई बार हो जाता है हम कैसे आ पाएंगे, हमारे पास बहुत सारा काम है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। एक बार एक महिला अपने घर में बहुत सीखने की इच्छुक थी, तो उसके जो सास थी उसे नहीं जाने देना चाहती थी। तो उसने ये रास्ता अपनाया कि अपने सारे काम सुबह उठ के निपटाती थी। सारे काम करने के बाद वो ट्रेनिंग लेने आई। ट्रेनिंग लेने आने के बाद फिर वो वापस जाती थी तो उनकी सास उनके लिए बहुत सारे काम रख देती थी कि ये बाहर क्यों जा रही है, हमने तो कहीं नहीं गए, हमने तो काम किया। लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी बार में ये नहीं कहती है कि हम काम ना करें, हमें काम नहीं करना है, लेकिन अपना घर को थोड़ा सा आर्थिकी से तो हम लोग मजबूत कर ही सकते हैं। तो महिला आती थी, जाती थी। बाद में एक दो बार वो नहीं आई तो हमने जब उससे पूछा कि आप नहीं हैं, आप तो बड़े उससे सीखती हैं और अच्छा भी सीखती हैं। कहती है थोड़ा सास के साथ प्रॉब्लम होती है, और लेकिन मुझे क्योंकि सीखना है तो मुझे कैसे भी सीखना है, तो मैं सारे काम करने के बाद और जाने के बाद भी मैं हंसते हंसते सारे काम करती हूँ, लेकिन मैं अपना प्रशिक्षण नहीं छोड़ूंगी। और उस महिला ने जब अपना प्रशिक्षण लिया तो बाद में उसने अपने काम किए और बाद में उसकी जो सास थी उसने भी स्वीकार किया कि मैंने इसको इतना रोका, लेकिन इसने अब अपने घर के लिए थोड़ा थोड़ा अपना काम करती है। कुछ नहीं तो सूट सिल रही है, ब्लाउज सिल रही है सास का, बच्चों के कपड़े सिल रही है। तो तब सास को लगा कि नहीं, मैंने ये इसको रोकने के लिए थोड़ा गलती कर रही थी, लेकिन आज ये छोटा सा योगदान बाहर नहीं देना पड़ रहा है तो मेरा पैसा तो बच रहा है। तो ये सब भी एक छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो करते हैं, वही जो टच करते हैं। ये कहानी आपने बताई है ना, और इसको देख के और भी महिलाएं प्रेरित होती है, आसपास की भी बहुत उन्हें लगता है वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, है ना। बोलते जहाँ चाह वहाँ राह। एक हमारे यहाँ से भारती है लड़की, मतलब अब उसकी शादी हो गई है। वो भारती ने बहुत मतलब कष्ट से जीवन जिया है, लेकिन उसने प्रशिक्षण लेने के बाद फिर एज ए मास्टर ट्रेनर भी काम किया। मतलब जो ट्रेनिंग ले लेते हैं, अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, हम उनको एज ए मास्टर ट्रेनर भी अपने उसमें जोड़ लेते हैं। तो एज ए मास्टर ट्रेनर वो काम कर रहे थे। तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा फायदा है। जी बिल्कुल मैम। संस्थान की जीएसएस यानी जीएसएस की अगर हम मान्यता और प्रमाणन की बात करें जी, तो आप बताएं उसके बारे में। मान्यता जी और प्रमाणन। हाँ जी। जीएसएस जो है मिनिस्ट्री से एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है MSDE से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कौशल विकास और उद्यमिता विकास। तो ये एक मिनिस्ट्री है जो इसको देखती है। दूसरा ये है कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं, पहले ये था कि हम लोगों के पास एक बड़ा ब्रॉड मानक नहीं होता था, लेकिन अब मोस्टली जो है ये पोर्टल पर आपका ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, आप जन शिक्षण संस्थान आप ओपन करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पोर्टल पे नज़र आ जाएगा, क्या कार्यक्रम है, कैसे होता है, किसके लिए है, क्यों किया जाता है, कब से हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है, ये आपको पूरा का पूरा एक मिल जाता है। तो जब कई बार लोगों का मैसेज आता है कि हमें कैसे करना है, क्योंकि मोबाइल आजकल सबके पास हैं, हाँ महिलाओं के पास नहीं है या दूरस्थ इलाकों में नहीं है, तो उसके माध्यम से भी कई बार हमारे पास आता है कि हम पोर्टल में लिखा हुआ आ रहा है कि जन शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। जो ऐसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर रहा है तो उसके बाद ये आ जाता है कि जो हमारे जो लोग हैं डोर टू डोर जाकर उनको करते हैं। तो वहीं पर मान्यता की बात आती है कि ये मिनिस्ट्री के थ्रू चलता हुआ प्रोग्राम है, जो कि सरकारी योजना एक है, लोगों को अपने ही क्षेत्र में आत्मनिर्भर और उनके कौशल को विकास करने के लिए एक। जी
एक प्रश्न ले लेते हैं आपके निजी जीवन के अनुभव का, क्योंकि आप खुद एक महिला होते हुए इतने सम्मानित पद पर कार्यरत हैं। क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या बहुत इजी रहता है या परिश्रम भी रहता है, और किस तरह से आप मैनेज करती हैं सब चीज़ें? हाँ, महिला होने के नाते थोड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पहले के जन शिक्षण संस्थान में जब मैं पहले आई थी तो जन शिक्षण संस्थान में भी महिलाओं का वो कम था, रेशो कम था, पुरुष ज़्यादा थे। लेकिन अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं, एक तो महिलाओं की बढ़ोतरी हुई है डायरेक्टर उसमें, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये आया है। लेकिन क्षेत्र की बात जहाँ मैं करती हूँ तो बहुत दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनमें जाना आना कई बार हम लोगों को, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम गाड़ी से ही सफ़र करेंगे, तो हम लोगों को जब ट्रैकर में जीप में सफ़र करना पड़ता है तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। अगर जो नाइट हॉल्ट करना पड़ा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गांव में आपको पता है कि रहने का रुकने का स्थान नहीं होता है। मेन सेंटर उसमें तो आप रुक भी सकते हैं, नहीं होते। एक दूसरा हेल्थ इशू कई बार होते हैं, और कई बार होता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो पुरुष कहीं पे हावी होता है, तो कई बार हमें वहाँ पे भी ये शब्द भी सुनने को मिलता है कि आप लोग महिलाओं को ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या करेंगी महिलाएं, इससे ज़्यादा पैसा तो हम दे देंगे, घर में बैठे हमारे बैठे रहने दो, हम पैसा दे देंगे, अब ये महिलाएं क्या करेंगी ट्रेनिंग लेके। तो ये भी बहुत सारे जो आते हैं ना सवाल, तो कई बार ये मतलब बैक फुट पे लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी एक जोश वापस आता है, क्योंकि अब पूरे क्षेत्र में हमारे जब प्रशिक्षण, क्योंकि 2008 से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे लोग ट्रेनीज हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, तो उन लोगों का एक जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं अब लोगों के पास तक पहुंच चुकी है। तो अब वो जानते हैं कि नहीं, अगर जो महिला अपना प्रशिक्षण ले रही है तो सिर्फ आर्थिक के लिए नहीं, अपना स्वाभिमान भी है। तो यदि वो सीखी भी रहेगी तो वो खुद से सीख के अपना इंजॉय कर सकती है। जो टाइम वो दूसरी जगहों पे देगी वो अपने प्रशिक्षण में दे रही है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल है, बशर्ते कि वो घर में बैठी हुई है। तो आप कर सकते हैं तो आप करिए, और नहीं है तो हम लोग तो हैं ही। तो पुरुषों का ये रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्ट डालती हैं। बिल्कुल, आप जैसी महिलाएं हमारे महिला शक्ति कार्यक्रम में आती हैं, और हमारे लिए आप लोग एक प्रेरणा स्रोत हैं। मैम, समय की कमी है, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आवेदन की सबसे एक इजी सरल प्रक्रिया क्या है जन शिक्षण संस्थान से, अगर हमारे दर्शक जुड़ना चाहते हैं, है ना, अपने जो भी हुनर है उसको डेवलप, उसको और दिखाना चाहते हैं, तो कैसे जुड़े, कैसे आवेदन करें? आपके आवेदन करने के लिए सबसे सरल प्रक्रिया है, पहले तो हमारे एफपीओ, हम लोग आपके क्षेत्र में हम लोग आते हैं, हमारे कार्यकर्ता आप लोगों के साथ जुड़ते हैं कि आप प्रशिक्षण कर सकते हैं। जो सबसे दूसरा सरल उपाय है गोपेश्वर, यानी हमारा जो हेड ऑफिस है चमोली में, तो गोपेश्वर में आके आप हमारे ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल कराया जाता है, जिसमें आपका आधार, आपका फ़ोटो और आधार कार्ड और एक फ़ोटो आपकी ज़रूरत पड़ती है। उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बाकी की प्रक्रिया हम लोग अपने पोर्टल पे कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ आपको अपना आधार, बीपीएल कार्ड और जो आपका जाति का होता है हमारा कि SC ST है, उसका एक आधार आपको लेके आना होता है, उससे आपका हो जाता है। इसमें ज़्यादा कठिन प्रक्रियाएँ नहीं हैं, तो बहुत सरलता से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसमें आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, और प्रशिक्षण के लिए आपको गोपेश्वर आने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग कर्णप्रयाग में हैं तो कर्णप्रयाग में आपको हमारे एफपीओ मिलेंगे। अगर जो आप देवाल में है तो देवाल में हमारे लोग आपके पास पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी और महिलाओं के स्वरोजगार के ओर अग्रसर कदम को लेकर इस विषय पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज का हमारा महिला शक्ति कार्यक्रम का जो विषय था स्वरोजगार की ओर अग्रसर महिलाएं, इस विषय पर जितनी जानकारी आपसे आज हमारे मेहमान द्वारा साझा की गई वो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होंगी, तो उसका फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त देते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।